Hello guys, what's up? क्या हाल चाल? This is CNA Kunj Goenka, your tax mentor, and welcome to my YouTube channel CNA Kunj Goenka Tax Mentor. Thank you so much for showing your love, support, and so much आप लोग ने जो प्यार दिया, मोटिवेशन दिया. थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई वीडियो, सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. लेट मी टेल यू, आज अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं. लास्ट 30 डेज 1 मंथ बचा है अप्रोक्सीमेटली आपका एग्जामिनेशन को लेके. आज 10th मई है जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और अभी 11th जून से आपका एग्जामिनेशन है. तो एग्जैक्टली 1 मंथ आपको एग्जामिनेशन को लेके बहुत सारे डाउट्स क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे कि सर इस 1 मंथ में हाउ शुड वी यूटिलाइज आवर टाइम, हाउ शुड वी गो अबाउट रिविजन, प्रैक्टिसिंग, मॉक टेस्ट, बहुत सारी चीज आपको करने हैं. तो आपको किस सीक्वेंस में कैसे कब क्या करना चाहिए, सो दैट आपकी जो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन है वो पूरे 30 डेज 31 डेज में हो सकेगा इस, ठीक है ना. तो वीडियो को पूरा देखिएगा, डोंट मिस आउट, लेट मी टेल यू, बिकॉज ये बहुत काम का वीडियो है. ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा सर, क्योंकि मैंने सब कुछ ऑलरेडी आपके लिए पॉइंट्स नोट डाउन करके रखा है. 11 जून में आपका फर्स्ट एग्जाम होने वाला है. तो आप एक काम करो, 7th से लेके 11 जून, मतलब जो 10th 4-5 डेज आपका लास्ट का बचा रहेगा, उसको तो आप सेट असाइड ही कर दो, क्योंकि उस दिन आप बेसिकली अपना फर्स्ट पेपर को रिवाइज करने वाले हो, ठीक है ना. यू आर एक्चुअली गोइंग टू रिवाइज योर फर्स्ट पेपर. जो भी आपका फर्स्ट पेपर है, लॉ अकाउंट्स या जो भी आपका पेपर होगा, आप उसको रिवाइज करने वाले हो. तो ये फर्स्ट, इस लास्ट का जो 7 से 10 जून है उसको तो आप हटा ही दीजिए, क्योंकि आपका जो पहला पेपर है वो आप रिवाइज करेंगे. तो आप सोचो, आपको 6 जून तक आपको अपना टारगेट अचीव करना है फॉर रिवीजन, प्रैक्टिसिंग, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको कंप्लीट करना है. तो गिवन द टाइम पीरियड यू हैव, ठीक है, तो अगर आपका 30 डेज में मैं 5-6 डेज हटा दिया, तो आपके पास इफेक्टिवली अब खाली 24 डेज बचा है, ठीक है ना. इस 24 डेज में आपको सब कुछ करना है. तो 24 डेज में अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप 50-50% टाइम डिवाइड कर दीजिएगा. एंड दैट टू मोर ओवर यू कैन टेक योर कॉल कि आपका कौन सा सब्जेक्ट में कितना ज्यादा होल्ड है. से फॉर एग्जांपल, अगर आपके ग्रुप 1 के पेपर्स बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर किए गए, तो आपको जबरदस्ती ग्रुप 1 को वापस से फोकस नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे मैटर करता है कि आप कवरेज कितना ज्यादा अच्छा करते हो. बिकॉज समथिंग विच यू आर ऑलरेडी गुड एट, यू डोंट हैव टू रिवाइज, कीप ऑन कंटिन्यूइंग रिवाइजिंग एट द कॉस्ट ऑफ नॉट रिवाइजिंग अ पेपर विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, और विच यू हैव वेरी लो कॉन्फिडेंस. तो 12 डेज आपके लिए ग्रुप 1 सफिशियंट है, 12 डेज आपके लिए ग्रुप 2 सफिशियंट है. वो आप अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना कि आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन किस पेपर में चाहिए, अकॉर्डिंगली आपको 12 डेज में रिविजन सब कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है. तो ये आपको पहले ना टाइम एलोकेशन करना पड़ेगा कि मेरे पास, अच्छा जब मैं डेज का बात कर रहा हूँ, तो आप बैक टू बैक फिनिश करेगा, मतलब 2 डेज अकाउंट्स, 2 डेज लॉ, 3 डेज टैक्स, ऐसे करके. टैक्स को 2 पेपर मानेगा, डीटी आईडीटी 2 पेपर है आपका, ठीक है ना. तो टैक्स को अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि डीटी आईडीटी बहुत ह्यूज सिलेबस है. ग्रुप 2 में अकॉर्डिंगली आपको अपना, जैसे आपका जो बाकी पेपर्स है, ओएमएसएम है, कंपनी अकाउंट्स ऑडिट है, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपको अपना टाइम मैनेज वैसे करना पड़ेगा सर. तो रिवीजन टाइम सबसे पहले एलोकेट कर लीजिए बेस्ड ऑन वॉट एवर सब्जेक्ट में आपका होल्ड है. पहला बात ये है सर, ठीक है. दूसरा बात याद रखिएगा कि व्हेन यू आर रिवाइजिंग, रिवाइजिंग के साथ साथ यू हैव टू डू रिटन प्रैक्टिस. रिटन प्रैक्टिस आपको हर एक पेपर का करना पड़ेगा, चाहे वो थ्योरी पेपर हो, चाहे वो प्रैक्टिकल पेपर हो. जनरली प्रैक्टिकल पेपर का रिटन प्रैक्टिस यू आर हैविंग वेरी नाइसली, बिकॉज आप क्लासेस जब लेते हो तो आपको आपके टीचर अपने क्लास में प्रैक्टिस करवाते हैं. बट थ्योरिटिकल पेपर या फिर सेमी थ्योरिटिकल पेपर जैसे टैक्सेशन में भी आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा. प्रैक्टिस इन द सेंस कि यू शुड नो हाउ टू राइट द आंसर. You know the answer, you can speak orally, but you cannot write because maybe your English is not that great, your writing skills is not great. वो भी skills आपको over a period of time develop करना पड़ेगा. So what I believe that you should definitely spend some time, and this is the time where you have to spend in writing the answers, जिसके लिए मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि मैं आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेशन दिस वीक लेकर आ रहा हूँ अपने पेपर का. तो 11 to 18 में जो रहेगा वो आपका पूरा प्रैक्टिस सेशन होगा, ठीक है ना. तो ऑल्टरनेट डेज हम लोग इंटर आईडीटी का करेंगे, और उसका ऑल्टरनेट डेज हम लोग फाइनल आईडीटी का भी प्रैक्टिस सेशन करेंगे. इस प्रैक्टिस सेशन में मैं आपको ये भी कवर कराऊंगा कि आपको आंसर्स का लिखने का तरीका क्या, व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग द आंसर्स व्हिच इज एक्सेप्टेड बाय द इंस्टीट्यूट, जो कि आपको सजेस्टेड आंसर में भी दिखेगा. तो यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, व्हाट आई बिलीव, यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल दी पीटीपीज आरटीपीज. जैसे मेरे टैक्स सब्जेक्ट में तो मैंने आपको सेव बुक दे के रखा है. आई एम श्योर बाद बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपको आपकी फैकल्टीज ने कुछ रिसोर्स मटेरियल दिया होगा जिसमें आपके पास्ट टर्म पेपर्स कवर हो जाते हैं. नहीं दिया तो आप खुद से करिए, बट करना पड़ेगा. राइटिंग एंड गोइंग थ्रू द पेपर, राइटिंग एंड गोइंग थ्रू भी कुछ आंसर्स करिए, क्वेश्चंस करिए, और कुछ कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए. मैं नहीं बोल रहा हूं कि सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, बट सैंपल क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. राइटिंग प्रैक्टिस एवरी पेपर. 1 डे रिवीजन प्लान ऑफ ऑल दी पेपर्स, ये बहुत जरूरी है गाइज. मतलब कि एग्जामिनेशन के एक दिन पहले आपको टाइम नहीं मिलने वाला है. सीएमए इंटर का अगर आप फाइनल का एग्जाम दोनों ग्रुप दे रहे हो, तो आपको एक भी दिन फ्री नहीं है आपका, ठीक है ना. आपका एक भी दिन फ्री नहीं, आपका बैक टू बैक एग्जामिनेशन चलता है. तो क्योंकि आपका बैक टू बैक एग्जामिनेशन चलता है, व्हाट आई बिलीव दैट यू शुड प्लान योर 1 डे बिफोर, पहले से ही.
ठीक है, आपको पहले से एक दिन पहले, मतलब जो आप एक दिन पहले जो भी आप करोगे रिवाइज, से फॉर एग्जांपल आपका फाइनल का एग्जाम आपको पता है 10 to 1 होगा, तो 1 के बाद वाला दिन, 1 के बाद वाला टाइम आप कैसे स्पेंड करोगे, और अर्ली मॉर्निंग आप कुछ करोगे, टाइम मिलेगा तो आप क्या करोगे। 2 to 5 आपका इंटर का एग्जाम होगा, तो 5 के बाद आपकी क्या प्रैक्टिस होगी, कैसे क्या होगी, आप क्या करोगे, वो सब चीज आपको पहले से प्लान सब पेपर का करना पड़ेगा। इसमें अभी आपको टाइम देना चाहिए, और डेफिनेटली इस दिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि आपका वीक टॉपिक्स है, जो कि आपको लगता है एग्जाम में आता है, ए बी से एनालिसिस के हिसाब से जो कैटेगरी ए बी जो है वो आपको डेफिनेटली पढ़ के जाना पड़ेगा इस दिन, ठीक है। मेरे हिसाब से अभी आपको मॉक टेस्ट प्रिपेयर करना चाहिए, अपीयर करना चाहिए, एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट के लिए मैंने आपको टाइम दिया है। मॉक टेस्ट आप जब रिवीजन कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद मॉक टेस्ट देना। ऐसे नहीं कि रिवीजन किया नहीं है मॉक टेस्ट देने बैठ गया, स्कोर अच्छा नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो जाएगा। बेटर है क्या करना, मई एंड, मतलब मई एंड बोल रहा हूँ, मई का लास्ट वीक एकदम जो आएगा, और जून का फर्स्ट वीक, जून का पहला 4-5 दिन रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आप अपना अकाउंट्स या फर्स्ट पेपर का रिवीजन स्टार्ट करोगे, और मई का लास्ट का जो 3-4 दिन रहेगा, 2 मॉक टेस्ट आपको देना है। मे भी हो सकता है कि आप दिन में 2 मॉक टेस्ट दे रहे हो, एक पेपर का, दूसरा दूसरा पेपर का, या फिर आप डेली भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आप 8 मॉक टेस्ट तो आराम से दे सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको देना बहुत जरूरी है गाइस। सबसे पहले मैं आपको ये बोलना, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि प्लीज किसी सब्जेक्ट को इग्नोर मत करिएगा। आपको कोई सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है, डोंट इग्नोर एनी सब्जेक्ट। ऐसा काफी बार मैंने देखा है कि बच्चे एग्रीगेट की वजह से फेल हो जाते हैं, किसी भी पेपर में उनका 45-50 से ज्यादा आता ही नहीं है, सब में पास हो गए हैं बट एग्रीगेट शॉर्ट हो गया। या ऐसे भी देखा जाता है कि 35 आ गया, 32 आ गया, 20 आ गया। तो यार ऐसा मत करना प्लीज, ऐसा मत करना, ये बहुत ही खराब लगता है पेपर ऐसा देख के। इसीलिए क्योंकि आपने क्या किया, किसी एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा इग्नोर कर दिया। इफ यू आर वीक इन एनी वन सब्जेक्ट, गिव मोर टाइम इन दैट सब्जेक्ट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी एक पेपर, मान लो आपका कॉस्टिंग वीक है, या आपका एफएम वीक है, या आपका अकाउंट्स वीक है, या फाइनल में आपका सीएफआर वीक है, या आईडीटी वीक है, या कॉस्ट ऑडिट एसपीएमबी वीक है, जो भी पेपर वीक है उसमें ज्यादा टाइम दीजिए। बाकी जो पेपर आपका बहुत स्ट्रांग है उसमें थोड़ा कंपेरेटिवली टाइम कम दीजिए, सो दैट यू कैन एक्चुअली डू द स्क्वायर ऑफ। प्लीज अपने बॉडी और ब्रेन, ब्रेन क्यों बोला, क्योंकि जनरली क्या होता है, अपने आप के साथ है ना बहुत ही नाइंसाफी करते हैं, स्पेशली ब्रेन के साथ। वी डोंट टेक प्रॉपर स्लीप, take proper sleep, it is very important because brain also needs some kind of rest so that they can process at the time when they will be required the most, that is the examination time. तो ब्रेन को भी थोड़ा सा आपको सपोर्ट देना पड़ेगा, थोड़ा योगा मेडिटेशन क्या करिए 15-20 डेज, सॉरी 15-20 मिनट्स के लिए एवरी डे, सो दैट यू नो अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपके हैबिट में आ जाएगा। बॉडी, टेक प्रॉपर रेस्ट, बहुत ज्यादा बॉडी को थकाइए मत, एनीवेज आप कुछ फिजिकल मेहनत तो अभी कर नहीं रहे होंगे, ऑब्वियसली आप घर पे पढ़ाई कर रहे हैं एंड और कुछ कर नहीं रहे, तो वो बस आप करो, बॉडी को रेस्ट दो और ब्रेन को रेस्ट दो, ठीक है। टेक प्रॉपर स्लीप। सर एक्सेप्ट दिस फैक्ट, ये सबसे पहले ना मैं सीएमए स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये बात मान लो कि प्रोफेशनल एग्जाम है, कोई भी पेपर इजी नहीं आएगा। अपने क्या सोच के जाते हैं ना कि पास टर्म इजी आया तो ये टर्म भी इजी आएगा, पास टर्म ये पेपर डिफिकल्ट आया तो ये पेपर भी डिफिकल्ट आएगा, कोई भी इजी डिफिकल्ट नहीं होता है। एक बहुत अच्छा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टीट्यूट का जनरल टेंडेंसी क्या होता है किसी भी टर्म में पासिंग परसेंटेज या फेलियर परसेंटेज को लेके। कभी भी इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा इजी पेपर भी सेट नहीं करता है, तो कभी भी इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर भी सेट नहीं करता है। इंस्टीट्यूट हमेशा एक एवरेज पेपर सेट करता है ना। इसमें स्टूडेंट का क्वालिटी डिपेंड करता है कि हाउ दे टेक द पेपर एज। इफ दे थिंक दैट नो ये पेपर में तो इतना सारा क्वेश्चंस मुझे नहीं आता, इट इज डिफिकल्ट, then they tend to dilute the percentage of those questions where actually the paper is easy, where the good number of questions are there जो कि आप कर सकते हो। तो कभी भी ये पेपर देखते समय ये मत सोचना कि इतना मुझे नहीं आता है, ये सोचना कि इतना मुझे आता है। तो यहाँ पे आपको लेवल ऑफ ऑप्टिमिज्म बढ़ाना पड़ेगा एंड यू हैव टू बी हाईली ऑप्टिमिस्टिक कि जो भी होगा, मैं पेपर डिफिकल्ट भी आएगा तो मेरे पास वैसे इजी क्वेश्चंस उस पेपर में रहेंगे जो मैं कर पाऊंगा। तो गाइस एक्सेप्ट दिस फैक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेपर हार्ड आएगा, ठीक है। और अगर आप हार्ड पेपर में पहले से आप सोच लेते हो नहीं पेपर तो हार्ड आएगा, तो आपके माइंड में ना एक तो वैसा रहता है कि एक चैलेंजिंग पार्ट रहता है कि नहीं मेरे को करना है, मैं इसको इजी बना सकता हूँ। मैं हार्ड पेपर एक्सपेक्ट करके गया था बट इतना भी खराब मेरा पेपर नहीं गया, तो ऐसा आपको करना है। कोई स्टूडेंट होता है नहीं नहीं इजी आएगा, बट उसको थोड़ा सा भी अगर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन लग जाता है ना कि वो तिलमिला जाता है, वो बोला नहीं नहीं कैसे होगा, हम तो प्रिपेयर्ड नहीं था इसके लिए। तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि उल्टा होना चाहिए कि यू शुड एक्सपेक्ट दैट पेपर हार्ड आएगा, बट डोंट एक्सपेक्ट कि पेपर इजी आएगा, ठीक है ना। तो कोई भी पेपर एकदम एवरेज होगा, थोड़ा सा एक पेपर हर एक ग्रुप में इंस्टीट्यूट करता है कि दे विल
सेलेक्ट एनी पेपर, वो पेपर कौन सा होगा पता नहीं हर एक ग्रुप में से। जैसे इंटर में देखा गया है कि वो ग्रुप 2 में कॉस्ट एफएम रहा है, फाइनल में देखा गया कि सीएफआर है या लॉ पेपर है, एसएफएम पेपर है जो डिफिकल्ट आता है, ठीक है। तो अब टैक्स अब उठा के देख लो, टैक्स पिछले काफी टर्म से बहुत इजी पेपर आ रहा है, चाहे वो इंटर का हो चाहे फाइनल का हो, तो वो मैनेजेबल है। बट क्या पता इस टर्म में टैक्स ही डिफिकल्ट दे दे। अब डिफिकल्ट भी देगा तो ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। कुछ इंस्टीट्यूट आपके साथ गेम खेलेगा, इंस्टीट्यूट आपके साथ कुछ एक माइंड है ना, माइंड गेम्स जिसको मैं बोलता हूँ वो खेलेगा, जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा बाद में। फिलहाल अभी आप देखिए, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट पेपर विल बी हार्ड। रिवीजन टाइम आपको एलोकेट करना है गाइस बेस्ड ऑन द टाइम यू आर हैविंग इन द सब्जेक्ट, मतलब बेस्ड ऑन द होल्ड यू आर हैविंग इन द सब्जेक्ट। रिवीजन प्लान मैंने आपको अपना बता दिया। आईडीटी का सबसे पहले हमने ऑलरेडी मैराथन कंप्लीट कर लिया है, तो आप प्लीज मेरा मैराथन वॉच कर लेना। फाइनल का मेरा एक्सक्लूसिव थ्योरी टॉपिक मैराथन बाकी है, वो मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अपना एमसीक्यू वाला मैराथन कंप्लीट हो चुका है आईडीटी का। प्रैक्टिस सेशन जो है वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 11th ऑफ मे, दैट इज टुमारो, जो कंटिन्यू होगा 18th ऑफ मे तक। इसी के बाद मेरा डीटी मैराथन आने वाला है 20th मे को, ठीक है ना। डायरेक्ट टैक्स का अपने जो मैराथन करेंगे वो 20th मे को करेंगे, और उसी के बाद अपने 2 डेज बैक टू बैक जो होगा अपना डीटी का जो है प्रैक्टिस सेशन हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। फिर डीटी का भी हम लोग एक तो एमसीक्यू मैराथन लेंगे, डीटी का भी एक एमसीक्यू मैराथन होगा जो कि जून 24 वाले स्टूडेंट्स के लिए हम लोग कंडक्ट करेंगे सर, ठीक है ना। तो ये मेरा पूरा प्लान है, ये आपके रिवीजन को हेल्प भी करेगा। तो अगर आप मेरा सेशन भी देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एक तरह से अपना टाइम रिवीजन के टुवर्ड्स ही कंट्रीब्यूट कर रहे हो। सो डोंट वरी एट ऑल गाइज। एक बार बोलना चाहूंगा, जितना ही पढ़ लो यार, जितना ही पढ़ लो, एग्जामिनेशन टाइम थोड़ा सा स्ट्रेसफुल डेफिनेटली रहता है बच्चों के लिए, क्योंकि अब उन्हें परफॉर्म करना होता है, परफॉर्मेंस प्रेशर सबके पास होता है, ठीक है। आज हमारा भी कभी कोई लंबा मैराथन होता है या फिर कोई लंबा क्लास होता है तो हमें भी एक चुनौती लगती है, हमें भी एक ऐसा एज अ टीचर एहसास होता है कि हम अपना डिलीवरी 100% कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो वही प्रेशर आपके पास भी है, आपके लिए तो ज़्यादा बड़ा प्रेशर है, क्योंकि आप एक एग्जामिनेशन दे रहे हो ऑल इंडिया लेवल पे। तो उस चीज़ का रिस्पेक्ट हम करते हैं और उस चीज़ का रिस्पेक्ट आपको भी करना चाहिए। बट अभी आपको हार मानना नहीं है, ठीक है। जो आपने अभी तक किया है उसी पे अमल रहना है, 100% एफर्ट और बढ़ा देना है। ट्रस्ट मी एवरीथिंग विल बी इन टू प्लेस, अगर आप सेंसिबल हो और अपना टाइम को यूटिलाइज करना जानते हो। मैंने अपने तौर से आपको सब बता दिया कि मेरे हिसाब से इस मंथ में आपको बहुत ज़्यादा नया काम नहीं करना चाहिए, जो कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते रहिए। बस अपना गोल माइंड में याद रखिएगा कि मेरे को 6 या 7 जून तक मेरा सारा कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद मैं एक पेपर में अपना स्टार्ट कर दूंगा रिवीजन करना, विच इज़ योर प्रिपरेशन फॉर द फर्स्ट पेपर, ठीक है, रिवीजन फॉर द फर्स्ट पेपर। उसके पहले आपको अपना मॉक टेस्ट भी सजाना है, रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस करना है, रिटन प्रैक्टिस करना है। ये सब चीज़ आपको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में करना है बिटवीन ऑल द पेपर्स। बहुत ज़्यादा एक पेपर को भी होता है ना कि आप करे ही जा रहे हो, दूसरा पेपर आपका लैगिंग बिहाइंड है, ऐसा आप मत करना गाइस, ठीक है ना। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा तो शेयर करना सर, एंड आई एम श्योर आपको अच्छा लगा ही होगा। लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अगर आपको लग रहा है कि हम लोग कंटेंट जो आप लोग के लिए बना के आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो आपके लिए यूजफुल है सर, ठीक है। ट्रस्ट मी गाइज, जो भी आपके लिए कर रहे हैं बहुत ही ऑनेस्टली कर रहे हैं, और आपको जो भी बताया जा रहा है एकदम ऑनेस्टली बताया जा रहा है। कुछ भी चीज ऐसा नहीं है कि आपको बताया जा रहा है कि नहीं तुम इजी शॉर्टकट ले लो। देयर इज नो शॉर्टकट गाइस, ठीक है। कोई शॉर्टकट आप नहीं ले सकते। मेरे पास इतना सारा सवाल आता है ना, कि क्वेश्चन आता है, बच्चों का मैसेज आता है कि सर 1 महीना बचा है, बताओ कौन सा चैप्टर करे कि हो जाए। तो मैं एकदम क्लियर कट बता देता हूँ कि एकदम भी ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन आपको अगर मैं से पूछ रहे हो तो आप ये चैप्टर्स कर लेना, बट इसकी कोई गारंटी नहीं कि यही से क्वेश्चंस आएगी, ठीक है। तो आपको भी मैं यही बोल रहा हूँ कि देयर इज नो शॉर्टकट गाइस। अगर आपने मेहनत की है तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, अगर आपने मेहनत नहीं की है तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा सर, ठीक है ना। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई भी आपको डिमोटिवेशन करने वाला बात नहीं है, बिकॉज फिर वो इनजस्टिस हो जाता है उन स्टूडेंट्स के साथ जो लोग एक्चुअल में मेहनत कर रहे थे अभी तक, ठीक है ना। दैट्स इट गाइस फॉर द डे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं आप लोग का प्रैक्टिस सेशन में, तो जरूर से अटेंड करना विदाउट एनी फेलियर। बाय बाय।